हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, नज़दीकी जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्पस से हम संविधान के कुछ क्वेश्चन, पीवाईक्यू और जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, उनको लेकर के आए हैं। उन प्रश्नों में अगर आप देखें, तो जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक पे पीवाईक्यू और सेलेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के हम आए हैं। साथ ही इन क्वेश्चन के फॉर्मेट के माध्यम से हम डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। जो भी अदर फैक्ट होंगे, उस फैक्ट के लिए भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, जो भी आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो आने वाला जो भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे नज़दीक में आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का, जीडी का एग्ज़ाम है, ठीक? होमगार्ड का है, जो आज ही कल में 2-3 दिन के बाद जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सारे एग्ज़ाम को देखते हुए आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए और पढ़ते हैं संविधान की तरफ, ठीक है? तो पहला ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? मैं आपको यहाँ आंसर बताता भी चलूँगा और कोशिश करनी है आपको कि आप एक मान के चलिए कि आप पेपर दे रहे हैं और पेपर दे रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? अटेम्प्ट देना है ये, तो आप देख पाएँ कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है, ठीक है? तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और साथ ही इनके आंसर करते हुए चलिए, या आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ भी आप आंसर जो है करते हुए चल सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर कब होगा? तो पूरी तरीके से जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? आगे आने वाले वो जो क्वेश्चन होंगे उसके फॉर्मेट से हम सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे। बस थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। आपके कम से कम 10 से 20 सवाल आपके यहाँ से हल होने वाले हैं। तो बस थोड़ा-सा इत्मीनान रखिए, बस सुनते रहिए, चीज़ों को करते रहिए। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ वैसे करते चलिए। 1 से डेढ़ घंटे के अंदर हम लोग पूरी पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा धैर्य बना के रखिएगा और ऐसा नहीं कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखिए उसके बाद आप वीडियो छोड़ के चले जाएँ। नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं, ठीक है? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से यानी पूर्ण तरीके से लागू हुआ। वहीं पे आपका एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इसका लागू होने का समय क्या था? तो कुछ आर्टिकल्स के साथ यानी कुछ जो है अनुच्छेद के साथ ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, ठीक है? लेकिन पूरी तरीके से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है? अब संविधान सभा की जो गठन है, तो संविधान सभा के गठन के बारे में कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिए। संविधान सभा का जो गठन है वो संविधान की इस सभा की जो मांग थी, यानी कि संविधान सभा की मांग कब की गई? तो आप देखेंगे 1934 का जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी, इसके द्वारा इसका मांग किया गया और 1934 में ही इसका जो विचार दिया था, वो किसने दिया था? तो आपसे पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, तो आप याद रखेंगे एम.एन. राव द्वारा, ठीक है? एम.एन. राव द्वारा ये विचार दिया गया था। आगे देखें, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव, और इसी के माध्यम से जो सर्वप्रथम
संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे समझें। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं यहाँ पे संविधान सभा के गठन के बारे में। तो गठन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो क्रिप्स जो प्रस्ताव आया, इस जो क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से कब आया था ये जो है क्रिप्स प्रस्ताव, तो ये आया था 1942 में। इसके लिए गांधी जी का एक कथन था, ये भी याद रखेंगे। क्या कथन था? कथन था कि गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसका मतलब जो आउटडेटेड हो गया है चेक, उसकी संज्ञा इन्होंने दी थी। किसने? गांधी जी ने। यह पूछा जाता है आपसे। वहीं जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसीलिए इसको क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? प्रावधान को देखें तो इसमें प्रावधान था कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि संविधान सभा के गठन के लिए एक निश्चित जो है एक निर्वाचित संविधान का जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये पूरी तरीके से डिसाइड हुआ क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को लेकर जो मांग को स्वीकार किया गया था, वो स्वीकार कब किया गया था? तो मैंने आपको बता दिया कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। कब? 1940 में। वहीं 1942 में, ठीक है, 1942 में इसको संविधान सभा के गठन के लिए बात कह दी गई। अब जब कैबिनेट जो मिशन है आपका, कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और इसके माध्यम से जो है संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है, अध्यक्ष कौन है? सर पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे, सॉरी इसके अध्यक्ष थे। और इसके जो अन्य सदस्य थे, तो सदस्य देख लेते हैं वहीं पे, सदस्य कौन कौन थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक, और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ठीक, तो ये सदस्य के रूप में थे। और फाइनली 1946 में संविधान सभा के गठन की बात कर दी गई। अब संविधान सभा से संबंधित मुख्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, उन तथ्यों को अगर आप जानें, तो जब भारत का विभाजन था, तो विभाजन के समय सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? की संख्या कितनी रह गई थी? तो याद रखना है आपको, 299, ठीक है। और जो अनुसूचित जाति थी, यानी कि जो एससी वर्ग के लोग थे, वो कितने लोग थे इसमें? 26 लोग। और जो एसटी वर्ग के लोग थे, वो कितने लोग थे इसमें? 33 लोग। ठीक है,
और संविधान सभा में जो कि आपसे पूछा जाता है कि जो महिलाएं हैं इनकी संख्या कितनी थी, तो याद रखना है 15, जिसमें से एक मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। आपसे नाम मान लीजिए पूछ लिया जाए तो आप याद रखना है कि बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल ये नाम था इनका। ठीक है, संख्या के बारे में बात कर ली गई और साथ ही हम लोग कुछ और देखें जो वर्ग से संबंधित, यानी कि जो धर्म से रिलेटेड जो सीटें थी, जैसे कि सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग की सीटें कितनी थी, तो 213 सीटें। मुस्लिम वर्ग कितनी सीटें थी, तो याद रखना है 79। और सिख, इनके लिए कितनी सीटें थी, तो याद रखनी है 4 सीटें। ठीक है, तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की फॉर्मेट में हम लोग चलते चलेंगे और इसी तरीके से चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो 2 माह 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, हमारे संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, बहुत चर्चित नाम है और ये समिति बहुत बार पूछी गई है आपसे, इसके अध्यक्ष के बारे में बहुत बार आपसे पूछा गया है। यानी कि संविधान का प्रारूप बनाना, प्रारूप तय करना, इसके लिए एक समिति बनाएगी और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का स्रोत जो है कई स्रोतों से मिलकर के बना है और सबसे ज्यादा जो स्रोत आपका माना जाता है 1935 का जो अधिनियम है, यहाँ से सबसे ज्यादा सोर्सेस के लिए गए हैं। उसके बाद ब्रिटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे कई बार पूछा भी जाता है। संविधान सभा में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं जो कि मूल हैं, तो 85 शब्द मूल हैं। ठीक है, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, तो समाजवादी शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया था। अब यहीं पे याद रखिएगा कि 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन, जब हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो जो संविधान में जो संशोधन किया जाता है इसके लिए आर्टिकल है 368, इसके माध्यम से संशोधन किया जा सकता है, किसमें, संविधान में। तो जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत होता है उसे विशेष बहुमत के रूप में यहाँ पे 368 के तहत किया जाता है। अब 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से शब्द थे वो, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये तीनों ही शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे, कब, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, कब, 1976 में, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 1976 में। ठीक है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि भाग 1 में क्या है,
तो संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में डीपीएसपी, ठीक है। और भाग 4 क में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य अभी जस्ट आपको बताए हैं, तो पार्ट 4 के क में यानी कि 4A में, ठीक है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। लेकिन वास्तविक अभी जो वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 4 जो अनुसूची हैं वो बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। 9, 10, 11 और 12 एक एक करके समझेंगे, आते आते क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो संविधान सभा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यूके है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 1935 का जो अधिनियम था, उसके बाद यूके है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो संविधान की प्रस्तावना फ्रांस से प्रेरित है। देखिए, प्रस्तावना की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है कि जो प्रस्तावना है आपकी, ये आपकी यूएसए से इसका वर्णन लिया गया है। कहां से? यूएसए से, अमेरिका से। वहीं पे इसकी जो भाषा है, इस भाषा का प्रयोग जहां से किया गया है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप याद रखें तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। और कुछ न्याय लिए गए हैं इस प्रस्तावना में, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। ये कहां से लिए गए हैं? तो याद रखना है रूस से लिए गए हैं। कहां से? रूस से, ठीक है। यही आपसे पूछा जाता है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो नहीं और हाँ है, दोनों ही शब्द हैं। तो नहीं कब था? बताना है आपको कि बेरूवादी केस में, बेरूबारी या बारू, बेरूबारू या बेरूबारी इस नाम से जाना जाता है इसको। तो बेरूबारी जो केस था, इस केस में यानी कि 1960 में माना गया था कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। वहीं पे माना गया था कि हाँ संविधान प्रस्तावना का भाग है, तो ये किसके माध्यम से माना गया था? तो याद रखना है आपको केशवानंद भारती। बाद में 1973 में माना गया कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वी द पीपल का अर्थ क्या है? यानी हम भारत के लोग, तो इसका अर्थ क्या होगा? जनता हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना से हुआ था? तो अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा, मैंने शुरू में बता दिया था कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से, ठीक है। अब आपसे यहीं पे अगर प्रश्न बना के पूछा जाए, जैसे मुझे याद आ गया कि विचार जो रखा गया था वो स्वीकार किसने किया? तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से इसमें बात कह दी गई, ठीक है। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 पहले ही बता चुके हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो कठोर और लचीला दोनों ही प्रकार का है, ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। लेकिन वही याद रखेंगे
कि जो मूल अधिकार है इसमें आर्टिकल 32 है, इसको जो है आत्मा कहा है। किसने कहा है? तो अंबेडकर साहब ने कहा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में है। कहा गया है कि 14 जो आर्टिकल है वो दो रूप की बात करता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधि के समान संरक्षण। ठीक है, ये दोनों ही आर्टिकल किस में है? 14 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 19 में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचार अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अभी जस्ट बताया आपको कि आर्टिकल 32 में है, जो कि आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है? मैंने कहा था आपसे कि अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? इसको आत्मा कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? तो डीपीएसपी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य आपके यूएसएसआर यानी कि रूस से लिए गए हैं। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए तो संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ये आपसे पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का स्रोत क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का स्रोत है यूएसए। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र न्यायालय की बात है, स्वतंत्र न्यायालय। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट के तहत जितने भी अधीनस्थ न्यायालय वो कार्यरत हैं। ठीक, तो इस प्रकार से स्वतंत्र न्यायालय का प्रावधान है, जो कि हमारे कहा जो यूएसए के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में संघीय व्यवस्था अर्ध संघीय है। ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में 25 प्लस वर्तमान भाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो आपको बताना है 22 भाग थे। ठीक है, जो कि अब बढ़ करके कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही लिखा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार कौन सा है? मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार भी अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में इसको दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार में नीति निर्देशक तत्व वाला तो आपके उसमें होगा नहीं फंडामेंटल राइट में। अगर यहीं पे शिक्षा का अधिकार 31A यानी कि ये दिया होता तो इसका मतलब ये हो जाता, लेकिन यहाँ समानता का अधिकार दिया, इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा बी। तो ध्यान रखना है, नीति निर्देशक तत्व दे दिए हैं, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा? समानता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो है समानता से, अभी अभी बात करके आए हैं, समानता से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात कही गई है। आपसे पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, आप जाएंगे तो इसी चैनल पे आपको पॉलिटी की जो वीडियोज हैं उसमें जाकर के आप देखेंगे तो बहुत सारी मैंने चीजें कवर कराई हैं। आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 21 है, ये आर्टिकल 21 कई प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जैसे जीवन जीने का अधिकार। तो आपसे कई बार पूछा जाता है क्या आपको जो फंडामेंटल राइट है क्या उनको छोड़ने का अधिकार है? तो अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर हमारे अधिकार है तो हम ले भी सकते हैं, नहीं छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये करूं तो क्या आप अपनी मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं? तो आपको मरने का अधिकार है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसके लिए तो सजा दे दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट आपके लिए एकदम चिपके हुए हैं, आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है,
तो जीवन जीने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, ठीक है, यानी कि कहीं विदेश जाने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 में है। सोने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, ठीक है, प्रेम विवाह करने का यानी कि लव मैरिज करने का अधिकार, जो है इस प्रकार के बहुत सारे इसमें जो है क्या बोलते हैं अधिकार शामिल हैं, ठीक है। तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है किसमें है, अनुच्छेद 21 में है। हाँ, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है, तो राइट टू एजुकेशन अभी अभी जस्ट हम बात किए हैं कि आर्टिकल 21A में है, ठीक है। अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 17 में है ये, ठीक है। आर्टिकल 17 ही आपकी बात करता है अनटचेबिलिटी की, ठीक है। टाइटल का उन्मूलन यानी कि आप कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते, आर्टिकल कौन सा है, 18 है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में नहीं है, तो कौन सी नहीं है, भाषण है, ठीक है, अभिव्यक्ति की बात हो रही थी। एक सेकेंड, हाँ जी, भाषण है, आंदोलन करना, जी हाँ, संघ बनाना, हाँ जी बिल्कुल, मतदान करना, ये नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 19 में नहीं है, तो मतदान की बात अनुच्छेद 19 में नहीं है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराधों के संबंध में जो संरक्षण है उसके लिए दिया गया है, अनुच्छेद 20, ठीक है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A का जो है शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, तो 22 किससे है, गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपका आर्टिकल 22 से है। इसका यही मतलब है कि जो गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 जो है आपका मानव तस्करी का जो है निषेध करता है, ठीक है। आर्टिकल 24 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 24 किससे संबंधित है, बाल श्रम निषेध की बात करता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 25 याद रखेंगे। आगे अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 26 आपका जो है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करना, ठीक। अनुच्छेद 27 कर से मुक्ति, ठीक है। धार्मिक के मामले में अगर आप जैसे मान लीजिए कि किसी विशेष धर्म पे आप टैक्स लेकर के उसको जो है किसी विशेष धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसकी मनाही है, तो कर से मुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 28 जो है शिक्षा संस्थानों में जो धर्म से रिलेटेड चीजें हैं उसमें संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 19 जो है कहता है कि सांस्कृतिक और भाषा के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, तो 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार की बात करता है। बात कर चुके हैं आर्टिकल 32 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचार है, इसी में रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 126 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो राइट्स जो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, तो हैबियस कॉर्पस का अर्थ है शरीर प्रस्तुत करो, यानी खुद आओ प्रस्तुत हो जाओ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका रिट, ठीक है। 5 प्रकार के रिट हैं, एक एक करके समझेंगे। मैंडेमस का अर्थ क्या है, तो मैंडेमस का अर्थ है आदेश देना, ये भी एक रिट है, ठीक है। प्रोहिबिशन किससे संबंधित है, तो रोकने से संबंधित है, तो किसी चीज को रोकना, उसके लिए ये रिट जारी किया जाता है, ठीक है।
कार्टियरी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जांच या रिकॉर्ड मांगना, ठीक है। हाँ, तो अगला था क्यू वारंटो, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? आंसर होना चाहिए आपका किस अधिकार से पद पर हो। आइए समझ लेते हैं इसको कि कौन कौन से हैं रिट। तो आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद 32, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करता है। इसके तहत जो है नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा करके अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट की मांग कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से रिट होते हैं? तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखेंगे तो हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि शरीर को प्रस्तुत करो। उपयोग जब कब होता है इसका? तो अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोर्ट आदेश देती है कि व्यक्ति को तुरंत पेश किया जाए, ठीक। दूसरा है मैंडेमस यानी कि परमादेश। इसका मतलब होता है आदेश देना, ठीक। उपयोग देखें तो जब कोई सरकारी अधिकारी संस्था अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हों, ठीक है, तो उनके लिए आदेश जारी किया जाता है और कोर्ट उसे अपना जो है कर्तव्य पूरा करने का आदेश देता है, ठीक है। तीसरा देखें, तीसरा है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, ठीक है। इसका मतलब होता है रोकना। उपयोग कब किया जाता है? तो जब कोई निचली अदालत ट्रिब्यूनल अपनी सीमा से बाहर जाकर काम कर रहा हो, ठीक है, तब उसको रोकने के लिए यानी प्रतिषेध करने के लिए उसको कहा जाता है। ऊपरी अदालत उसे कार्य करने से रोक देती है, ठीक। आगे देखें अगला। तो अगला है सर्टियोररी, ठीक है, यानी उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है रिकॉर्ड मांगना। जब निचली अदालत से गलत निर्णय दिया हो, तो जो निचली अदालत है उससे गलत निर्णय हो गया हो, तब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या करेगी? तो उससे रिकॉर्ड मांगेगी, ठीक है। ऊपरी अदालत उस निर्णय को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। चलिए अगला और लास्ट है हमारा क्यू वारंटो, ठीक है। अधिकार प्रक्षा हिंदी में बोलते हैं इसको। मतलब क्या है कि किस अधिकार से पद पर हो आप, ठीक है। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक पद पर बैठा हो, तब उसके लिए जारी किया जाता है और कोर्ट उससे उसका अधिकार पूछ सकती है। तो ये 5 प्रकार के रिट थे जो हमने आपसे चर्चा कर ली है, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन आपको पता है कब होता है? आपातकालीन की स्थिति में। कौन कौन से आपात हैं? तो जैसे राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल क्या है इसका? 352, ठीक है। एक है आपका राज्य आपात। राज्य आपात में अगर आप देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आप देखेंगे आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 356, ठीक है। और एक है वित्त आपात। वित्तीय आपात आपका आर्टिकल क्या है इसके लिए? 360, 360, ठीक है। और भी आगे समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अधिकार केवल केवल नागरिकों को मिलता है? तो केवल नागरिकों को कौन सा मिलता है? स्वतंत्रता कौन सी? आर्टिकल 19, ठीक है। अब यहीं पे आप एक और पॉइंट देख लीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि नागरिक को मिलते हैं, ठीक है, और कौन से जो सभी के लिए हैं। नोट करिएगा। तो केवल नागरिक के लिए हैं आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30। ये आर्टिकल केवल नागरिक के लिए हैं, ठीक है। ये सब के लिए लागू नहीं हो सकते। लेकिन अगर सभी के लिए जो कहा जाए तो जो बाकी के बचे हुए हैं वो सब सभी के लिए हो जाते हैं, ठीक है। यानी नागरिक को भी प्राप्त है और गैर नागरिक को भी वो प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव भैया कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है, के माध्यम से और अप्रत्यक्ष तरीके से इसका निर्वाचन होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो अपना वोट डाल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसलिए ये हमारे द्वारा डायरेक्ट नहीं हुए, ये इनडायरेक्ट हो गए, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में
निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? तो कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं लेते हैं, राज्य सभा के सदस्य जो निर्वाचित हैं, ठीक है, याद रखेंगे निर्वाचित ही सदस्य इसमें भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, ठीक है। और विधान परिषद के सदस्य, जी नहीं, विधान परिषद के सदस्य नहीं, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि जो महाभियोग है आर्टिकल 61, इसमें क्या अलग है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल है लेकिन यहाँ पे शामिल नहीं है, तो इनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव आता है वो प्रस्ताव में आपकी जो विधानसभा है ये शामिल नहीं होती है। बाकी ये लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं लेकिन विधानसभा शामिल नहीं होती है। लेकिन चुनाव में देखा जाए तो विधानसभा के सदस्य उसमें शामिल होते हैं, तो ये अंतर है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की योग्यता है वो क्या है? देखिए आंसर क्या है आपका यहाँ। चलिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो जाएगा। अब राष्ट्रपति के लिए आप जान लीजिए कुछ शर्तें। तो सबसे पहले अर्हताएं समझेंगे। क्या है अर्हता? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो, ठीक है, नहीं करता हो। पद के लिए शर्तों को देखें, जो पद है इसकी शर्तें देखें। तो जो संघीय या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो ये, और यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो फिर उसका जो पद है वो रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक है। लाभ का पद कोई धारण ना करता हो, और किराए के भुगतान के लिए जो है, जो कि राष्ट्रपति भवन है वो इनको मिलेगा, तो किराए के बिना भुगतान के, ऐसा नहीं कि उसका किराया इनको देना पड़ता है, ठीक है। तो ये पद के लिए कुछ शर्तें हैं, और उपलब्धि और जो वेतन भत्ते हैं उसके कार्यकाल के दौरान जो है कम नहीं किए जाएंगे। तो जो वेतन है और भत्ते हैं ये कम नहीं होंगे इसके कार्यकाल के दौरान, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और कब पद से हटाया जा सकता है? तो या तो ये अपना त्यागपत्र दे दें, ठीक है, तो त्यागपत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे अपना त्यागपत्र, ठीक है। और अगर संविधान का जो केवल यही शामिल है कि संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो, संविधान के अतिक्रमण के रूप में केवल यही वर्णन है कि संविधान के अतिक्रमण के रूप में अगर ये कार्य कर रहे हो तो इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, ओके। आर्टिकल क्या है? 61। याद रहेंगी चीजें। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा बनने का जो है क्या रखता हो? सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चलिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक चलता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक चलेगा? 5 वर्ष या उत्तराधिकारी आने तक, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उत्तराधिकारी है जो, उसके बाद जो है 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कराना निश्चित होता है। अगर पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो कौन काम करेगा? तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। किसके बिहाफ पे? राष्ट्रपति के बिहाफ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन होगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्य करेंगे,
राष्ट्रपति के तौर पे। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तब कोई भी वरिष्ठ नागरिक, कौन, सुप्रीम कोर्ट का, वो इसकी जो है कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस पदावधि से होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में वोट का मूल्य किस आधार पर तय होता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में वोट का मूल्य किस आधार पर तय होगा? आधार है उसका राज्य की जनसंख्या व विधायक जो है संख्या के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? तो चुनाव आयोग निपटाएगा? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र किसके पास होता है? तो नामांकन किसके पास होगा? आंसर होगा हमारा रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां से शुरू हो सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां से शुरू होगा? किसी भी सदन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए बहुमत कैसा होना चाहिए? तो बहुमत कैसा होना चाहिए? हाँ, आंसर होगा आपका 2/3 बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत की बात होगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति किसके माध्यम से प्रयोग होती है? तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्ति है वो होती है आपकी मंत्री परिषद के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा वास्तविक कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कौन सा विधेयक संसद में नहीं आ सकता? तो धन विधेयक जो है इसकी सहमति के बिना नहीं आ सकता। धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है? तो धन विधेयक जो किसकी अनुमति से होगा? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो संसद का सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र न हो। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस प्रकार की है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी प्रक्रिया है, विधायी शक्ति है जो कि राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है बहुमत दल का नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसको पद से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति पद से किसको हटाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल है आपका 72, आर्टिकल 72। अगला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सजा कम करना। ठीक है, रेमिशन का अर्थ क्या होता है? तो रेमिशन का अर्थ होता है सजा को घटाना। ठीक है, राष्ट्रपति किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करता है? तो किसे करेगा? राष्ट्रपति जो कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर, यानी जो कॉलेजियम प्रणाली है उसके आधार पर जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो नियुक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी रिपोर्ट पर राज्य में आपातकाल लगा सकता है? तो किसकी रिपोर्ट पर? राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर होती है? तो युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक विद्रोह न होकर के
आंतरिक अशांति शब्द है, आंतरिक अशांति, ठीक है, ये शब्द जोड़ा गया है। और जो सशस्त्र विद्रोह, सॉरी, आंतरिक अशांति को हटा दिया। देखिए कहाँ दिमाग, माफ करिएगा, आंतरिक अशांति जो शब्द था इसको हटा दिया गया है, इसको क्या किया गया, हटा दिया गया है। वहां जोड़ दिया गया है सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह, इसको जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, देखिए हमको हो जाता है ना। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात आपको जस्ट पहले ही बताते हैं 360 में है, ठीक है, आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसे लोकसभा में 2 सदस्य नामित कर सकते हैं? देखिए अब नहीं है, ये 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जो एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, उनको हटा दिया गया। तो अब ये आंसर वैसे होगा, लेकिन अब ये हटा दीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसे राज्यसभा में नामित करता है? तो राष्ट्रपति जो है किसे नामित करेगा? आंसर हो जाएगा आपका, जो विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं उनको नामित करता है। 12 लोगों को ये नामित करता है राज्यसभा में, ठीक है। लोकसभा में 2 लोगों को करता था, लेकिन अब एंग्लो इंडियन है, उनको हटा दिया गया है। भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है? तो नाम मात्र प्रमुख है ये केवल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री किस में से चुना जाता है? तो प्रधानमंत्री जो किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से इसको चुना जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? सांसद होना, लोकसभा सदस्य होना, संसद बनने की योग्यता रखना, ठीक है। तो संसद बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है योग्य हो जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए आवश्यक क्या है? तो पद पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का बहुमत होना आवश्यक है, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोग बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आंसर होगा आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री किसके अध्यक्ष होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के जो है अध्यक्ष होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? कहाँ है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पे? प्रधानमंत्री की पे, ठीक है। मंत्री किसकी सलाह पर नियुक्त होते हैं? तो मंत्री जो है सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल 72 के तहत, नहीं सॉरी, आर्टिकल 72 में तो अध्यादेश है, आर्टिकल 74 होगा, ठीक है। बहुत गलतियां हो रही आज। कैबिनेट क्या है? हाँ, कैबिनेट क्या है? तो वरिष्ठ मंत्रियों का समूह हो जाएगा आंसर इसका। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री किसके बीच की कड़ी का कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री किसे हटाने की सलाह दे सकता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री को हटाने की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार किस संशोधन से सीमित हुआ है? तो किस से सीमित हुआ है? आंसर होगा आपका 91वां संविधान संशोधन। 91वें संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो गया है? तो मंत्रिपरिषद का आकार जो है 15% हो गया, इससे अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। यदि प्रधानमंत्री, अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री जब इस्तीफा दे देंगे तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। संसद भंग नहीं होगी, इसमें राज्यसभा भी शामिल है भाई ये, ठीक है।
मंत्रिपरिषद का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो मंत्रिपरिषद का अस्तित्व जो है वो निर्भर करता है आपका प्रधानमंत्री पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अर्थ है सभी मंत्री मिलकर के कार्य करेंगे। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है एक मंत्री अपने विभाग के लिए कार्यरत। ठीक है, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किस सूची में नहीं आता? तो प्रधानमंत्री किस सूची में नहीं आता? आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, शैडो कैबिनेट किस देश में अपनाया जाता है? तो शैडो कैबिनेट जो है आपके यूके में अपनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत क्या है? तो प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत है बहुमत का समर्थन। ठीक, अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है कानून बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किस समिति का प्रमुख होता है? तो नीति आयोग का प्रमुख होगा इनमें से। कैबिनेट कमेटी का गठन कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य सरकार का नेतृत्व करना। भारत में सरकार किसके नाम से चलती है? राष्ट्रपति के नाम से चलती है। हाँ, ऑप्शन इसमें एक और दिया है आपका, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये हो जाएगा आंसर। वैसे तो राष्ट्रपति के नाम से ही चलती है, लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके से ऑप्शन दिया हो तो आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है, भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद आपकी जो मिलकर बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इनसे मिलकर के बनती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें जोड़ लीजिएगा लोकसभा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का निम्न सदन है आपका लोकसभा। और उच्च सदन किसको बोलते हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। ठीक है, बस 2/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता, ये रेगुलर चलता है। अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वैसे तो 5 वर्ष होता है, लेकिन कभी भी इनको वर्ष से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, सामान्यतः। और ये एक स्थायी सदन है। तो कार्यकाल पूछा, स्थायी सदन है, कुछ समझ में नहीं आया। राज्यसभा का कार्यकाल, सभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 होगा, और ये स्थायी सदन होता है। ठीक है, आंसर सही कर लीजिएगा इसको। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब रिटायर होते हैं? मैंने 2/3 बोल दिया था क्या? हाँ, 1/3 सदस्य। ठीक है, कब रिटायर होते हैं? और 2 वर्ष में। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करते हैं ये। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 552। ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी है? तो वैसे 545 है, लेकिन कुछ सीटें अभी खाली हैं, तो अभी वर्तमान में जो है लगभग 542 सीटें ही हैं। ठीक है, 540 या 542 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? स्पीकर होते हैं, इनको अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही सत्र की अध्यक्षता करते हैं, आपने देखा होगा बैठे हुए सदन में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं।
धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। राज्यसभा सदन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है मात्र, और कोई शक्ति इसके पास नहीं धन विधेयक के मामले में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इसके अगर मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो ये ऐसा नहीं है कि जो राज्यसभा के सभापति है वो करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है, संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो संसद का सत्र कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन, संसद का न्यूनतम अंतराल 2 सत्रों के बीच कितना होता है? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए अंतराल। ठीक है, शून्यकाल कब होता है? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल होता है। मान लीजिए 11 बजे से बैठक शुरू हुई, 12 बजे तक चली। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा? प्रश्नकाल होगा। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक का जो होगा समय होगा, 12 बजे शुरू हुआ इसीलिए इसको शून्यकाल बोलते हैं। ठीक है, प्रश्नकाल कब होता है? तो प्रश्नकाल जो है आपका सुबह के टाइम होता है, स्टार्टिंग में ही। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाएगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ता है इसके लिए। आगे देखें, संसद की वित्तीय शक्ति किसके पास होती है? तो संसद की वित्तीय शक्ति किसके पास है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के पास। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन विधेयक आप जो है दोनों सदनों में पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, आंसर क्या है? नहीं किया जा सकता भाई। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यस बिल्कुल किया जा सकता है। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद का मुख्य कार्य क्या है? तो संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना है मुख्य कार्य। आंसर कहाँ है? ये रहा मुख्य कार्य, कानून बनाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में 108 में है। ठीक है, 108 में। बजट किस में प्रस्तुत होता है? तो बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत होगा। संसद में गिलोटिन क्या है? तो संसद में जो गिलोटिन है उसका आंसर है चर्चा समाप्त, और जो है चर्चा को समाप्त किया जाए और मतदान शुरू किया जाए, यही गिलोटिन व्यवस्था है। संसद की कार्यवाही कौन नियंत्रित करता है? तो संसद की कार्यवाही स्पीकर या सभापति नियंत्रित करते हैं। ठीक है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भैया नई दिल्ली में है ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वरिष्ठता के आधार पर है ये। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली इसके लिए कार्यरत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो अगर ये 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, ठीक है, तो इनको जो है पद से हटना होगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो हाई कोर्ट की जो है 60 वर्ष होगी। ठीक है, 1 मिनट, 62 वर्ष है, सॉरी 62 वर्ष, 62 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जाता है, हालांकि इनके लिए महाभियोग का प्रयोग नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के शब्द का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है? ये मूल और अपीलीय न्यायालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, स्टार्टिंग बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 136 जो है आंसर होगा विशेष अनुमति अपीलीय से संबंधित है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो सलाहकार शक्ति जो है 143 में है सुप्रीम कोर्ट की। जुडिशियरी रिव्यू का अर्थ क्या है?
तो कानून की वैधता की जांच करना जुडिशियल रिव्यू है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल क्या है? तो पीआईएल है आपकी जनहित याचिका, ठीक है, जन के हित में याचिका डालना, यही जनहित याचिका है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में स्थापित है? तो ये 214। हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? तो आपको 226 रिट जारी करने 226। मैं शायद स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना कि मैं 126 बोल जाऊंगा गलती से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के रिट होते हैं? तो स्टार्टिंग बात कर चुके थे, 5 प्रकार के रिट होते हैं। हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? तो हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को अदालत में प्रस्तुत करना, मैंडेमस का आदेश रोकना, स्टार्टिंग बात कर चुके हम लोग, प्रोहिबिशन का रोकना, और सर्टियोररी का रिकॉर्ड मांगना, क्यो वारंटो का किस अधिकार से पद पर हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है निष्पक्ष न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? तो सभी न्यायालयों पर, केवल केंद्र पर, या केवल राज्य पर? तो आंसर होगा सभी न्यायालयों पर। भारत में एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है? तो एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ है एक ही प्रणाली से, ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बहुत बार बात कर चुके हम लोग। जिला न्यायालय किसके अधीन होता है? तो जिला न्यायालय किसके अधीन होगा? हाई कोर्ट के अधीन, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अर्थ क्या है? तो न्यायालय की अवमानना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होगा? कानून की व्याख्या करना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह केवल अपीली अधिकार रखता है? जी नहीं, आंसर एक हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है? तो अधिकार क्षेत्र नहीं है कौन सा? मूल, अपीलीय, सलाहकारी और विधायी। तो विधायी शक्ति इसके पास नहीं है, ठीक है। विधान बनाने का संसद के पास कार्य है। अगला क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किसके विरुद्ध हो सकता है? तो जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग जो है आपका संसद और राज्य दोनों के प्रति हो सकता है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीआईएल कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है? हाँ जी, दाखिल तो कर सकता है। यह निजी लाभ के लिए होता है? जी नहीं, तो केवल एक सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा रिट गलत मिलान है? ठीक है, तो मिलान करिए कौन सा गलत है। हेबियस कॉर्पस, व्यक्ति को प्रस्तुत करो, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंडेमस, आदेश देना। सर्टियरी, पद से हटना, नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग बात कर चुके हैं, इसका क्या मतलब है? रिकॉर्ड मांगना, बता देना, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है? जी हाँ, जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, केवल एक सही हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उद्देश्य क्या है? तो न्यायालय की अवमानना या अपमान करना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस प्रकार का होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है बाध्यकारी होता है। निम्न में से कौन सा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? कार्यकाल का सुरक्षा, राजनीतिक नियंत्रण, संसद नियंत्रण, कार्यकाल सुरक्षा, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकता है? संसद की सहमति आवश्यक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों ही मिलाकर के चीजें होंगे, ठीक है। स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? 136 आर्टिकल
ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? तो कौन सा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका केंद्र राज्य विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार जो है क्षेत्र किससे संबंधित है? केंद्र राज्य विवाद से संबंधित है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है? जी नहीं। जिला न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन होता है, ये सही बात है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निष्पक्ष न्याय देना। ठीक है, आंसर हो जाएगा। एडवाइजरी जुडिशरी जुरिस्डिक्शन किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सलाह देने से। ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह किस अनुच्छेद में मांग सकता है? क्या आंसर होगा आपका 143 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत। निम्न में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो कानून की व्याख्या करना कार्य है, कानून बनाना नहीं है, विवाद निपटाना कार्य है। ठीक है, संविधान की रक्षा करना भी कार्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका कानून बनाना संसद का कार्य है, ना कि न्यायपालिका का। रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है? तो कानून का शासन। निम्न कथनों पर विचार करिए। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपील का न्यायालय है। ठीक है, और इसके लिए इसके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं होती। हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं। ठीक है। हाई कोर्ट की शक्ति किस क्षेत्र तक होती है? तो हाई कोर्ट की शक्ति जो है केवल जिला तक होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल जो संबंधित राज्य है वहां तक होगी। ठीक है। ठीक है, तैयार रहा करिए इस सब चीज के लिए, संबंधित राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है? जिला न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जिला न्यायालय हाई कोर्ट के अधीन है, हाई कोर्ट जिला के अधीन है। क्या ऑप्शन है? चलिए, बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म का अर्थ क्या है? तो जुडिशियल जो एक्टिविज्म है इसका अर्थ होगा सक्रिय न्यायिक भूमिका के। ठीक है, एक्टिव रहना। लोक अदालत किससे संबंधित है? तो लोक अदालत जो है वैकल्पिक विवाद निपटान से संबंधित है। ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का उद्देश्य क्या है? तो मामलों का जो शीघ्र निपटान है उससे संबंधित है ये। ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। न्यायपालिका स्वतंत्र है या कार्यपालिका के अधीन है? तो न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है भैया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रिब्यूनल किससे संबंधित है? तो ये ट्रिब्यूनल जो है विशेष विवाद निपटान से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। जुडिशियल ओवररीच का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा, आंसर है आपका न्यायालय का अति हस्तक्षेप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? सुप्रीम कोर्ट केवल अपील सुनता है, सुप्रीम कोर्ट मूल और अपील दोनों है। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य है निष्पक्ष न्याय देना। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है सामान्यतः। बाकी ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन दिया गया है, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था। जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही ये होंगे। 5 वर्ष होते जरूर हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर है, ये कभी भी इनको हटा सकते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब आपका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। राज्यपाल का त्याग पत्र किससे दिया जाता है?
तो राज्यपाल का जो त्याग पत्र वो किसे देंगे, वो अपने राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, तो ये मुख्यमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो जो है कार्यपालिका जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री किस में से चुना जाता है, तो मुख्यमंत्री जो है विधानसभा से चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए आवश्यक क्या है, तो मुख्यमंत्री पद के बने रहने के लिए विधानसभा का बहुमत होना आवश्यक होता है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको नियुक्त करता है। राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है, तो राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है, विधेयक पर हस्ताक्षर। ठीक है। न्याय देना, चुनाव करना, विधायी शक्ति की बात हो रही है तो ये विधेयक पर हस्ताक्षर होगा। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है, तो राज्यपाल अध्यादेश विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति किस प्रकार की है, तो ये विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति के तहत जैसे राष्ट्रपति की थी वैसे ही राज्यपाल की है। राज्यपाल किसे विधानसभा में नामित कर सकते हैं, तो राज्यपाल जो है किसे कर सकते हैं, हाँ राज्यपाल भी एंग्लो इंडियन को कर सकते थे जो कि समाप्त हो गया 104 में संविधान संशोधन। ठीक है। ओके ओके। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किससे संबंधित है, तो क्षमादान की शक्ति किससे संबंधित है, राज्य अपराध से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, आर्टिकल 153 से लेकर के 156 तक सभी में वर्णित है। ठीक है। राज्यपाल किसकी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं, तो राज्यपाल किसकी रिपोर्ट पर करेंगे, आंसर हो जाएगा स्वयं की रिपोर्ट पर। ठीक है। इनकी विवेकीय शक्ति है ये। राष्ट्रपति शासन किन अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 में शुरू में बात कर चुके हैं हम लोग। राज्यपाल कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, हाँ। राज्यपाल किसे हटाने की शक्ति रखता है, तो राज्यपाल मंत्रियों को हटाने की शक्ति रखता है और जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है, तो राज्य वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल किसके बीच कड़ी का कार्य करते हैं, तो ये जो है किसके बीच में करेंगे, राज्यपाल, तो ये केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करते हैं। ठीक है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य में वित्तीय विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत होता है, तो वित्तीय विधेयक राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन कौन तय करता है, तो राज्यपाल का वेतन कौन तय करेगा, संसद तय करती है। राज्यपाल किसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, तो राज्यपाल जो है किसे नियुक्त करेंगे, आंसर होगा राज्यपाल किसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है। क्वेश्चन गलत है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है, तो कौन सा सही हो जाएगा, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन, आंसर होगा आपका दोनों। ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्य में किसके प्रति होती है, तो आंसर हो जाएगा विधानसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की वास्तविक स्थिति क्या है, तो ये वास्तविक स्थिति नाम मात्र के प्रमुख हैं, वास्तविकता में मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। राज्य सरकार का संचालन किसके नाम से होता है, तो राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई, तो 73वें संशोधन के माध्यम से।
73वां 74वां 2 संशोधन हुए थे, ठीक है। तो राज्य जो पंचायत प्रणाली है वो 73वां संविधान संशोधन हुआ। नगर निकाय यानी म्युनिसिपलिटी किस संशोधन से संबंधित है? तो नगर निकाय किससे होंगे? 74वां, अभी बताए थे आपको। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायत से। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो नगर निकाय से। पंचायती राज कितने स्तर पर होते हैं? तो ये 3 स्तरीय होती है, ठीक है। ग्राम पंचायत किस स्तर पर होती है? तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर होती है। पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? तो ये ब्लॉक स्तर पर होती है। जिला परिषद किस स्तर पर होती है? तो जिला स्तर जो परिषद है वो जिला स्तर पर होती है। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा सभी मतदाता हैं। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायत चुनाव कौन कराता है? पंचायत चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों में आरक्षण किसके लिए होता है? तो पंचायतों में आरक्षण जो है एससी एसटी और महिलाओं के लिए होता है। पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? 33% है। पंचायतों की वित्त का प्रावधान किससे होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है राज्य वित्त आयोग के माध्यम से। पंचायतों के लिए वित्त आयोग कितने वर्ष में बनता है? तो 5 वर्ष में, ठीक है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर निकाय से, ठीक है। नगर निगम किस क्षेत्र में होता है? तो नगर निगम जो है किस क्षेत्र में होगा? शहरी क्षेत्र में। नगर पालिका किस क्षेत्र के लिए होती है? तो ये मध्यम शहर के लिए। नगर पंचायत किसके लिए होती है? तो ये संक्रमण क्षेत्र के लिए। नगर निकाय का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर या अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, नगर निकाय का कार्यकाल कितना होता है? तो नगर निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, नगर निकाय चुनाव कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग करता है। नगर निकाय में आरक्षण किसके लिए होता है? तो नगर निकाय में आरक्षण जो है दोनों के लिए होता है, यानी एससी एसटी और महिलाओं के लिए, ठीक। वर्ल्ड कमिटी सॉरी वार्ड कमिटी जो कमेटी होती है, वार्ड कमेटी किससे संबंधित होती है? तो ये किससे संबंधित होती है? नगर निकाय से। पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायतों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय सुशासन है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? तो ग्राम सभा की बैठक सरपंच बुलाते हैं। नगर निकाय का मुख्य कार्य क्या है? तो नगर निकाय का मुख्य कार्य शहरी प्रशासन है। पंचायतों का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये स्थानीय स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सुशासन का उद्देश्य क्या है? स्थानीय सुशासन का उद्देश्य विकेंद्रीकरण है, ठीक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368, पहले बात कर चुके हैं हम लोग। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो कैसी है? मिश्रित है, कठोर और लचीली, ठीक है। साधारण बहुमत से कौन सा संशोधन होता है? साधारण बहुमत से कुछ प्रावधान है जिसका संशोधन किया जाता है, ठीक है। 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। 44वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1978 में हुआ ये। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े थे? तो आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, शुरुआत में बात कर चुके थे हम लोग। 86वां संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित होगा ये, ठीक। आगे 91वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 91वां मंत्रिपरिषद जो आकार था उसके बारे में था, ठीक है। यानी कि 15% का जो रखा गया कि इससे ज्यादा मंत्रिपरिषद नहीं होगी। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां पंचायत संबंधित है। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? नगर निकाय से। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं वर्तमान में, स्टार्टिंग बात कर चुके हैं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और उसके क्षेत्र से, ठीक है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते की बात है। तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ है, इसमें याद रखेंगे।
अपवाद हैं इसमें? कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके लिए अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं जहाँ पे ये शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे इसी चैनल पे, आपको पॉलिटी की क्लासेस हैं उसमें जाके मिल जाएंगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये राज्यसभा की सीटों से संबंधित है। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है राज्य, ये छठवीं में है, और इनको छोड़कर जितने भी है राज्य जनजातीय क्षेत्रों को लेकर के, वो पांचवी अनुसूची में है। तो छठी अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये भी जनजातीय जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इनसे संबंधित हो जाएगी। ठीक है, इन 4 राज्यों से लेकर के। अगला क्वेश्चन, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य सूची का विषय है। इसमें आपको पता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, याद रखेंगे ये किसमें है? सातवीं अनुसूची में वर्णित है। सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं, तीनों अभी जस्ट बताई आपको। अगला क्वेश्चन, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषा से संबंधित है। टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं। अब में भी शायद 25 हो गई, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अभी कुछ शायद भाषा जोड़ी थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, वैसे तो 22 भाषाएं हैं अभी। ठीक है, नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नौवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, और 12वीं नगर निकाय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन में किस प्रकार का बहुमत चाहिए? किस प्रकार का बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, कि कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। जब राज्यों से संबंधित कुछ चीजें होती है तो उसमें अनुमति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा आपका कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिया आपके सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो भारत का चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 के तहत स्थापित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। ठीक है, चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो चुनाव आयोग कैसा निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है ये। ठीक है, संविधान में लिखित है, वर्णित है ये। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है चुनाव कराना, और क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, हाँ ये जो चुनाव कराना है, ये चुनाव आप देखेंगे कि पंचायती या नगर निकाय वाली स्थिति में अगर आप देखेंगे तो राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, ये सबके जो है कौन कराता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, याद रखेंगे इसे। यानी राज्यों के लिए भी जो मुख्यमंत्री वगैरह या फिर जो एमएलए होते हैं उन सब का चुनाव कौन कराता है? यही सब भाई साहब कराते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग के अधीन नहीं है? तो चुनाव आयोग के अधीन कौन नहीं है? लोकसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव जी नहीं, राज्य, ये राज्य के अधीन है। ठीक है, और राष्ट्रपति चुनाव जी हाँ बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग कराएगा, पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक उपाय क्या है?
तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक उपाय है कि हटाने की कठिन प्रक्रिया, ठीक है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है को हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है, तो ये होती है आपके महाभियोग जैसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग किससे संबंधित है, तो चुनाव से संबंधित है। मताधिकार की आयु कितनी है, तो मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार करें। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और यह सरकार के अधीन है, तो कौन सा सही होगा, आंसर होगा आपका केवल एक सही है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन लागू करता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका चुनाव आयोग लागू करता है, ठीक है। निम्न में से कोड ऑफ कंडक्ट, वो कोड ऑफ कंडक्ट है, कंडक्ट है, ठीक है। ये आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, चुनाव कराना, हाँ जी बिल्कुल है। आचार संहिता लागू करना, कानून, ये नहीं होगा, कानून क्यों बनाएगी ये, मतदाता सूची तैयार करना, ये सारे काम है इनके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां, पता नहीं कितनी बार पूछा गया। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, फिर से आ गई, चलिए कोई बात नहीं। तो पहली अनुसूची राज्य और क्षेत्र से संबंधित है, यानी संघराज्य क्षेत्र की बात है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची तो ये वेतन संबंधित है, और तीसरी, तो ये तीसरी किससे संबंधित हो जाएगी, शपथ से। चौथी राज्यसभा की जो सीटें हैं, ठीक है। पांचवी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र। छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र पूर्वोत्तर वाले मैंने आपको बता दिए हैं पहले, रिपीट क्वेश्चन हो गए। सातवीं अनुसूची तो आपकी केंद्र राज्य सूची, कितनी सातवीं अनुसूची में कितनी सूची है, 3 सूची है। आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आठवीं अनुसूची आपके भाषा संबंधित है, कितनी है, 22 है। नौवीं अनुसूची संबंधित है मूल सुधार, वो जो भूमि सुधार से, ठीक है। यही था कि आपका जो फर्स्ट वाला अमेंडमेंट था, यानी संशोधन था, ठीक है, इसी के माध्यम से क्या किया गया था कि नई अनुसूची बनाई गई, और इस सूची में जो भी कानून डाल दिया जाता था, इस कानून के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, ठीक है। लेकिन बाद में अब इसका जुडिशियल रिव्यू होने लगा है, ठीक है। दिक्कत ये आई थी कि जैसे ही सरकार बनी और सरकार बनने के बाद जब काम करना शुरू किया, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, जो आधारभूत जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता हुई। और आपको पता है कि जो भूमि अधिग्रहण जो कानून है, उसको लागू किया गया। तो उससे लेकर के अब चूंकि जमीन क्या थी, यानी भूमि जो थी, वो एक फंडामेंटल राइट थी, उसको हटा करके फिर आप देखेंगे कि उसको हटाया गया और उसको एक कानूनी अधिकार बनाया गया फंडामेंटल राइट से हटा करके, ठीक है। तो ये बहुत सारी कहानी घटित हुई थी उस समय पे, ये सारी प्रोसेस था ये, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए फिर कभी इससे चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। चलिए 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची अब बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 12वीं अनुसूची, तो ये था हमारा पॉलिटी का सेगमेंट जो कि हमने कवर किया है। 90 से 100% का एरिया हमने जो कवर किया है आज। आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको यहां से दिखेंगे सीधे, ठीक है। तो बस एक बार, 2 बार, 3 बार, जो भी आप पढ़ सकें, स्पीड मोड पे कर लीजिएगा इसको, फास्ट मोड पे। वैसे ही मैं फास्ट मोड पे रहता ही हूँ खुद ही, क्योंकि आपका समय ज्यादा से न जाए। और आप भी थोड़ा सा फास्ट करके वीडियो अगर देखेंगे तो 1-2 बार अगर देखेंगे तो रिकॉल हो जाएंगी चीजें, आप जो गलतियां करेंगे वो गलतियां करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और ध्यान रखें अपना, अच्छे से एग्जाम दें, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब वही करके आएंगे जो आप करके आएंगे, सबकी घबराहट वही है जो आपकी है, ठीक है। इसको एग्जाम के तौर पे लीजिए ना, इसको ऐसा जीवन मत बना लीजिए, इसको एकदम परेशान मत हो जाइए इसको लेकर के, ठीक है। आप एकदम फ्रेश माइंड से जाएंगे, फ्रेश तरीके से चीजें करेंगे तो आप अच्छा करके आएंगे। लेकिन आप घबराहट के साथ, टेंशन के साथ, नींद नहीं आएगी, सारी चीजें होंगी, तो आप अच्छे से
क्वेश्चन न पढ़ पाएँगे, न रीड कर पाएँगे और ना ही आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएँगे, गलतियाँ ज़्यादा हो जाएँगी और फिर आपको नतीजा पता है कि आपके साथ क्या होता है। आप बार-बार देखते होंगे कि आपने अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एग्ज़ाम दिया तो आप छोटी-छोटी गलतियों से आप बाहर हो जाते हैं। आप बाहर निकल के देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये क्वेश्चन मेरा कैसे गलत हो गया? ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। वो गलत ऐसे हुआ कि आपने टेंशन जैसी चीज़ को अपने दिमाग में पाल रखा था। आप इतने हाइपर थे, इतने परेशान थे, इतने चिंताजनक थे कि आपने उन चीज़ों को ध्यान ही नहीं दिया, फ़ोकस ही नहीं किया, ठीक है? तो कभी भी जब बहुत ईज़ी क्वेश्चन आए यानी कि सिंपल क्वेश्चन जब आपको दिखे, तब थोड़ा-सा रुक के उसको ध्यान करके दीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने हल्का-सा पढ़ा, आंसर हमको ऑप्शन ए में दिख रहा है और हम टिक मार के भाग गए आगे, नहीं। हो सकता है उसमें थोड़े-सा कोई भी एक ऐसा पेच फँसाया हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं रुकना, थोड़ा-सा रुक कर के तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, मेरी शुभकामनाएँ आप सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए और सफलता की ओर आगे बढ़ जाइए, ठीक है? चलिए, मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।